तो देखो बच्चों, हम शुरू कर रहे हैं अपना सेकंड पार्ट टैक्सेशन पेपर का, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी। तो पहले इसका मीनिंग सीखेंगे। हालांकि हमने अपना पहला चैप्टर स्टार्ट करना है सप्लाई अंडर जीएसटी, लेकिन उससे पहले हम जीएसटी का मतलब समझना चाहेंगे। देखो बच्चों, कहा जाता है कि इट इज इनडायरेक्ट टैक्स। हम प्रूव करेंगे कि ये इनडायरेक्ट टैक्स कैसे है, ठीक है। फिर उसके बाद आगे प्रोसीड करेंगे कि किस तरह से चार्ज होता है, इसके बारे में जो भी बेसिक है। तो सबसे पहले बच्चों, आपको ऐसे समझना है कि हमारा सीए इंस्टीट्यूट जब जीएसटी स्टार्ट कर रहा है तो अगेन एक बार मीनिंग टैक्स का लिख रहा है। टैक्स दो तरह के होते हैं, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। और फिर बात करेगा कि जीएसटी जो है वो एक क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स है। हम वहां समझ जाएंगे। तो पहले आप बोलेंगे बच्चों, टैक्स इज ए रेट। टैक्स होता ही क्या है, एक रेट है, चार्ज्ड बाय गवर्नमेंट। टैक्स को चार्ज करने की अथॉरिटी लॉ के अकॉर्डिंग सिर्फ गवर्नमेंट को है। चार्ज बाय गवर्नमेंट किन चीजों पे लगता है? जनरली लगता है इनकम पे, गुड्स पे एंड सर्विसेज एटसेट्रा। फिर ये लिखते हैं इट इज नेसेसरी पेमेंट। Refusal to pay it is a punishable offense. गवर्नमेंट पहले ही क्लियर करके चलती है कि टैक्स जो है वो एक कंपलसरी पेमेंट है। जो भी पर्सन उसको पे करने के लिए लायबल है, उनके लिए पे करना कंपलसरी है। और अगर वो पे करने से मना करते हैं तो ये एक पनिशेबल ऑफेंस है। टैक्स को बच्चों दो कैटेगरी में बांटा जाता है। अब हम इवन वर्ड यूज कर देंगे टैक्सेस, टाइप्स ऑफ टैक्सेस। जो टैक्सेस हैं उनको दो कैटेगरी में बांटा जाता है। पहले आप लिखेंगे डायरेक्ट टैक्सेस, फिर हम लिखेंगे इनडायरेक्ट टैक्सेस। कि सिर्फ और सिर्फ जीएसटी के बारे में ले जाने के लिए समझा रहा है कि पहले बच्चा समझे तो सही कि टैक्सेस ही दो तरह के होते हैं। बच्चों, डायरेक्ट टैक्स वो होते हैं जो पर्सन पे करने के लिए लायबल है, बर्डन उसी पे आती है। तो हम कहेंगे दोज टैक्सेस whose burden cannot be shifted. The person who is liable to pay it has to bear it. उसी को इसका बर्डन बोन करना पड़ता है। इसके साथ आप लिखेंगे दीज आर प्रोग्रेसिव इन नेचर। जो डायरेक्ट टैक्स है ना, उसमें एग्जांपल है इंडिया में पहले वेल्थ टैक्स भी लगता था, लेकिन अभी सिर्फ मेनली एक ही टैक्स है, इनकम टैक्स। दीज आर प्रोग्रेसिव इन नेचर। जो डायरेक्ट टैक्स होते हैं ना, वो प्रोग्रेसिव नेचर के होते हैं। अब प्रोग्रेसिव नेचर का मतलब क्या है? प्रोग्रेसिव नेचर का मतलब है कि जैसे जैसे सामने वाले की कैपेबिलिटी बढ़ेगी पे करने की, उसके बेसिस पर लग रहा है। मतलब आपकी इनकम बढ़ रही है तो नो डाउट आपकी कैपेबिलिटी इंक्रीज हो रही है, आप प्रोग्रेस कर रहे हो। उस प्रोग्रेस के साथ साथ टैक्स भी प्रोग्रेस हो रहा है। मतलब टैक्स की बर्डन सबसे ज्यादा किस पे आएगी? जो ज्यादा इनकम कमा रहा है। इसलिए इनको क्या बोलते हैं? दीज आर प्रोग्रेसिव इन नेचर। आप इसका एग्जाम्पल लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, इनकम टैक्स। अगर इनकम के ऊपर मैं अपनी टैक्स पे करने के लिए लायबल हूं, तो मैं चाहकर भी उसकी बर्डन किसी और के ऊपर शिफ्ट कर ही नहीं सकता। गवर्नमेंट मुझे राइट दे ही नहीं रही कि मैं उसको किसी और पर्सन से कलेक्ट कर सकूं। प्रोग्रेसिव का मतलब, अभी रिग्रेसिव जब आएगा तो और ज्यादा बेटर वे में समझ आ जाएगा, लेकिन फिर भी समझो। मान लो बच्चों, मेरी इनकम अंडर 5 लाख है तो मेरे ऊपर कोई टैक्स नहीं लग रहा। मेरी इनकम 5 लाख से 10 लाख है तो पहले 5 लाख के ऊपर 2.5 लाख पे कोई टैक्स नहीं, अगले 250 पे 5% और अगले 5 लाख पे 20%। तो इनकम बढ़ी, गवर्नमेंट ने रेट बढ़ा दिया। मेरी इनकम 10 लाख से ऊपर हुई तो गवर्नमेंट कहती है 10 से ऊपर वाली पे 30% टैक्स। मेरी इनकम 50 लाख से ऊपर हुई, गवर्नमेंट कहती है 30% टैक्स तो लगेगा ही लगेगा, 10% सरचार्ज भी लगेगा अब टैक्स के ऊपर। 1 करोड़ से ऊपर हुई तो गवर्नमेंट ने सरचार्ज बढ़ाकर 15% कर दिया। तो हो क्या रहा है?
टैक्स की बर्डन बढ़ रही है, किसके साथ साथ? मेरी प्रोग्रेस के साथ साथ। समझ गए ना? तो दीज आर प्रोग्रेसिव इन नेचर। दूसरे नंबर पे आप लिखेंगे इनडायरेक्ट टैक्सेस, दोज टैक्सेस whose burden इज ऑटोमेटिकली शिफ्टेड। इसमें शिफ्ट करने की जरूरत ही नहीं है, अपने आप शिफ्ट हो जाती है। द पर्सन, आप चाहे ब्रैकेट में लिख लेना सप्लायर, इज लायबल टू पे इट, हैज राइट टू रिकवर इट फ्रॉम रिसिपिएंट। द पर्सन हु इज लायबल टू पे इट हैज द राइट टू रिकवर इट फ्रॉम अदर पर्सन। अदर पर्सन का मतलब आप लिख लेना रिसिपिएंट। तो यहां हम दो बातें सीखेंगे आगे जाकर। एक, जो पर्सन गुड्स एंड सर्विस टैक्स के केस में सप्लायर है, और दूसरा जो पर्सन उस सप्लाई का रिसिपिएंट है। तो जो रिसिपिएंट है बर्डन उस पे आएगी, जो सप्लायर है गवर्नमेंट को पे करने के लिए वो लायबल है। गवर्नमेंट डायरेक्टली रिसिपिएंट से नहीं मांग रही, गवर्नमेंट किससे मांग रही है? सप्लायर से। लेकिन सप्लायर को राइट दे रही है कि आप आगे कलेक्ट कर सकते हो, तो वो राइट का क्यों नहीं यूज करेगा? जब उसके पास ऑप्शन है बर्डन शिफ्ट करने की, तो वो तो बर्डन शिफ्ट करेगा। इसलिए इसमें बर्डन ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है? शिफ्ट हो जाती है। चाहे वो एमआरपी के अंदर इंक्लूड करके चलेगा या बिलिंग के टाइम पे कलेक्ट करेगा, दोनों ही केसेस में बर्डन जो है वो रिसिपिएंट पे आनी है, कंज्यूमर पे आनी है। इसलिए आप यहां लिख दो द अल्टीमेट बर्डन, जो फाइनल बर्डन है, पासिस ऑन फाइनल कंज्यूमर। जो उस चीज का कंज्यूमर है बर्डन उसी पे आए। हम साथ साथ सीखते जाएंगे बच्चों, हम थोड़ी भी यहां पर कोशिश नहीं करने वाले कि बड़ी जल्दी से चीजें सीख जाएं। 15 चैप्टर में इन्होंने हमारा जीएसटी बांट रखा है, तो मैं चाहूंगा कि समझ भी उसी तरह से प्रोग्रेस करें। समझ गए ना? क्योंकि अगर एक ही दिन में अगर हम उसको बताना और समझना चाहेंगे तो वो सब गड़बड़ हो जाएगा। हम एक एक चीज को अलग अलग समझ पा रहे होंगे। तो आप इसके साथ लिखो दीज आर, जो इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं ना बच्चों, वो रिग्रेसिव इन नेचर। दीज आर रिग्रेसिव इन नेचर। मेरे से कोई पूछे ये रिग्रेसिव कैसे होते हैं? मैंने कहा ये कैपेबिलिटी के हिसाब से थोड़ा है इसकी बर्डन। एक पर्सन कमा ज्यादा रहा है, खर्च ज्यादा नहीं कर रहा, तो समझो उसके ऊपर बर्डन सिर्फ उतने पार्ट पे आ रही है जितना वो खर्च कर रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक छोटे से एग्जाम्पल से समझाता हूं बच्चों। मान लो मिस्टर ए 2 लाख रुपए पर मंथ कमा रहा है, लेकिन वो थोड़ा इस नेचर का है कि वो सेविंग को प्रेफर करता है, मतलब पैसे। तो उसके घर का खर्चा जो वो अपने लिए कंज्यूमशन पे खर्च करता है वो सिर्फ 30,000 करता है, 170 को वो जोड़ लेता है। तो आप मानोगे जो 30,000 वो खर्च कर रहा है ना, बस उसी पे जीएसटी लग रहा है। 170 पे 85% उसकी इनकम के पोर्शन पे जीएसटी लग ही नहीं रहा, क्योंकि वो उसको क्या ही नहीं कर रहा, खर्च नहीं कर रहा। अब रिग्रेसिव नेचर कैसे हुआ? एक गरीब आदमी की बात समझो, वो अपनी इनकम का 100% खर्च कर देता है। अगर वो 10,000 कमाता है तो 10 के 10,000 खर्च करता है, तो उसके तो 10 के 10,000 के ऊपर जीएसटी लग गया। समझ गए ना? तो उसकी इनकम के 100% पोर्शन पे जीएसटी लग गया। और एक अमीर आदमी के ऊपर उसकी इनकम का उसने थोड़ा सा खर्चा, उसी थोड़े से पोर्शन पे ही क्या लगा? इनडायरेक्ट टैक्स, मतलब जीएसटी। रिमेनिंग पोर्शन पे तो जीएसटी लगा ही नहीं। इसलिए ये क्या है? रिग्रेसिव इन नेचर है, प्रोग्रेस के साथ नहीं है, कंजम्पशन के साथ है। जैसे जैसे आपकी कंजम्पशन बढ़ेगी तो नो डाउट हमेशा जो मीडियोकर हैं, जो एक तरह से पुअर पर्सन है, वही अपनी इनकम का सबसे ज्यादा पोर्शन खर्च करते हैं, नियर अबाउट 100%। तो उनकी पूरी इनकम के ऊपर ही क्या लग जाता है? जीएसटी। तो आप इसमें एग्जाम्पल लिखो, फॉर एग्जाम्पल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब हम एक बार आगे थोड़ा बढ़ते हैं। इन्होंने जो हमारा फर्स्ट चैप्टर दिया है, चैप्टर का नाम है सप्लाई अंडर जीएसटी। तो मैं ना आपको यहां सप्लाई का पहले मीनिंग समझाऊंगा। जीएसटी गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई पे लगता है।
आपको ये अलग अलग करके चैप्टर सिखाने वाले हैं। ये आपको सिखाएंगे वैल्यू ऑफ सप्लाई, टाइम ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई, मतलब एक एक अलग अलग चीज सिखाएंगे वो, ताकि फिर मिक्सअप में जब वो इकट्ठी बात करे तो आप आसानी से समझ पाएं कि जीएसटी कैसे लग रहा है। तो अभी एक बार आप पहले सप्लाई को समझना। बच्चों सप्लाई ना सेल से बहुत वाइडर वर्ड है। पहले क्या होता था, अब क्या है, थोड़ा समझना। हमारे यहाँ बच्चों जीएसटी आया 1 जुलाई 2017 से। हमारे यहाँ जीएसटी कब से आया है? 1 जुलाई 2017 से। उससे पहले हमारे इंडिया में क्या सिस्टम था? सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी चीज मैन्युफैक्चर हो रही है तो उसके ऊपर चार्ज करती थी एक्साइज ड्यूटी। एक्साइज ड्यूटी लगती थी मैन्युफैक्चरर के ऊपर। जैसे आप एक मैन्युफैक्चरर हो, आपने एक चीज बनाई अपनी फैक्ट्री में, तो जब उसको बेचोगे तो उसके ऊपर क्या चार्ज करोगे? एक्साइज ड्यूटी। ये एक्साइज ड्यूटी मिलती थी सेंट्रल गवर्नमेंट को। इसको कौन ले रहा था बच्चों? प्लस अगर उस चीज को बेच रहे हो तो बेचती बार एक्साइज ड्यूटी के बाद उसके ऊपर लगेगा सेल टैक्स, और ये सेल टैक्स को नाम दिया जाता था वैट, वैल्यू एडिड टैक्स। ये चार्ज करती थी स्टेट गवर्नमेंट। मतलब एक चीज इंडिया में बनी, मैन्युफैक्चर हुई, तो उसके ऊपर क्या लग रही है? पहले एक्साइज ड्यूटी सेंट्रल गवर्नमेंट ने ले ली। जैसे अभी पेट्रोल के ऊपर है, पेट्रोल के ऊपर दोनों चीजें लग रही है, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी और वैट। तो ऐसे ही पहले ही सिस्टम था। सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी कौन ले रही है? सेंट्रल गवर्नमेंट। और वही चीज जब आगे सेल हो रही है तो साथ के साथ क्या भी लग रहा है? सेल टैक्स, जो कौन ले रही है? स्टेट गवर्नमेंट। अब भाई आगे बढ़ते हैं इसी में। अगर कोई बंदा सर्विस प्रोवाइड कर रहा है तो उसके ऊपर लग रहा है सर्विस टैक्स, और वो सर्विस टैक्स कौन ले रही है? सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की रेवेन्यू बढ़ रही थी, क्योंकि आपको नहीं पता, आज हम अपनी कंजम्पशन का मैक्सिमम पोर्शन सर्विसेज के ऊपर खर्च करते हैं। एक एग्जाम्पल से समझो, अपने घर का बजट बनाना, उसमें देखना कि आपकी एजुकेशन पे कितना ज्यादा पैसा खर्च हो रहा है। फिर आप मोबाइल यूज कर रहे हो, चाहे वाईफाई, चाहे जैसे भी, तो वो आपके पैसे किस पे खर्च हो रहे हैं? सर्विसेज पे। आज हमारी जीडीपी का मोर देन 70% सर्विस टैक्स का कॉन्ट्रीब्यूशन, मतलब सर्विसेज का कॉन्ट्रीब्यूशन है। और उसका टैक्स सिर्फ एक ही गवर्नमेंट को जा रहा था, सेंट्रल गवर्नमेंट को। स्टेट गवर्नमेंट को मिल ही नहीं रहा। तो मतलब स्टेट गवर्नमेंट की रेवेन्यू डिक्रीज हो रही, और इधर से स्टेट गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा? वैट बढ़ाना पड़ेगा। वैट बढ़ाएगी, एक्साइज ड्यूटी वही गवर्नमेंट रखे तो रेट बहुत बढ़ जाते थे। तो जरूरत थी कि एक यूनिफॉर्म सिस्टम होना चाहिए। तो ये क्या लेकर आ गए? जीएसटी। इन्होंने कहा दोनों गवर्नमेंट को मिलकर, ये भी ओवर, ये भी ओवर, ये भी ओवर। अब इसकी जगह क्या लगेगा? जीएसटी। चाहे गुड्स हो चाहे सर्विसेज हो, मतलब चाहे सेल हो और चाहे सर्विसेज प्रोवाइड की जाए, दोनों के ऊपर क्या लगेगा? जीएसटी। और नाम दे दिया गया सप्लाई। सेल को भी सप्लाई बोलते हैं, और अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो इसको भी सप्लाई बोलते हैं। आपने जगह किराए पर दी है, रेंट पर, दैट इज आल्सो कॉल्ड सप्लाई। तो सप्लाई का अभी हम मीनिंग सीखेंगे कि सप्लाई को इन्होंने बहुत वाइडर कर दिया। कहा कि जो जीएसटी लगेगा वो सप्लाई पे लगेगा। क्वेश्चन आया कोई चीज मैन्युफैक्चर हुई, क्या उसके ऊपर जीएसटी लगेगा? वो कहते नहीं नहीं, मैन्युफैक्चर पे नहीं लगेगा, मैन्युफैक्चर के बाद सेल होगी तब लगेगा, और सेल इज इंक्लूडेड इन सप्लाई। समझ गए ना? पहले भी सेल के टाइम पे एक्साइज ड्यूटी लगती थी। और जो एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन है, मतलब शराब, वो ना स्टेट सब्जेक्ट है। उसके ऊपर पहले से, जब यहां ब्रिटिशर्स थे 1935 में, तब भी वो स्टेट सब्जेक्ट था। तो उसके ऊपर जब ये इंडिपेंडेंस हुई, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, तो उसके अंदर उन्होंने कहा कि जो लिकर है, मतलब एक तरह से एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, उसके ऊपर स्टेट एक्साइज ड्यूटी लगेगी, स्टेट वैट लगेगा। तो उसको जीएसटी में लाया ही नहीं गया। जीएसटी से बाहर है एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। मतलब आपसे कोई पूछे कि जो शराब सेल होती है उसके ऊपर क्या लगता है, तो आप बोलेंगे स्टेट एक्साइज ड्यूटी और स्टेट वैट। मतलब उसकी रेवेन्यू का पूरा 100% पोर्शन किसको जाता है? स्टेट गवर्नमेंट को। जीएसटी से पहले भी जा रहा था और जीएसटी आने के बाद भी जा रहा है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को एश्योर किया है कि हम कभी भी अल्कोहलिक लिकर को जीएसटी में लाएंगे ही नहीं। वो आपकी इनकम थी, आपकी ही रहेगी, जीएसटी से पहले भी और जीएसटी के बाद भी। आपको सिंपल समझना है, सिर्फ एक चीज को पूरी तरह से जीएसटी से बाहर रखा हुआ है, अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन।
ठीक है ना। तो आगे आगे बढ़ते जाएंगे, समझते जाएंगे। तो एक बार मैं आपको प्रोसीड कराता हूं, आपको चीजें समझ आनी शुरू हो जाएंगी। तो सबसे पहले बच्चों ये लोग हमें सिखा रहे हैं चैप्टर सप्लाई अंडर जीएसटी। तो सप्लाई अंडर जीएसटी में वो हमें कवर करा रहे हैं मीनिंग ऑफ सप्लाई। तो एक बार हम पढ़ते हैं इसमें क्या आएगा। तो ऐसे लिखना बच्चों अपने पास, मीनिंग एंड स्कोप ऑफ सप्लाई। इसके साथ लिखो सेक्शन 7 सब सेक्शन 1। अब इसका मीनिंग हम बुकिश लिखेंगे और सारा सीख लेंगे। आप पहली बात लिखो सप्लाई इंक्लूड्स। सप्लाई में क्या इंक्लूड होगा। तो बच्चों ये ना इसकी क्लोज है, जैसे 7 सब सेक्शन 1 क्लोज ए। गवर्नमेंट ने पहले क्या कहा, सप्लाई का मीनिंग क्या होगा, उसमें क्या इंक्लूड होगा। तो वो कहते हैं ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। हर कहीं यही लिखेगा, गुड्स सर्विसेज या फिर दोनों एक साथ जा रहे हैं। ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ सच एज सेल, ट्रांसफर। अभी ना बाद में हम डेफिनेशन भी पढ़ेंगे इस चैप्टर में, तो ये सेल ट्रांसफर इन सब के मीनिंग भी आ जाएंगे। बार्टर, अभी के लिए हम ऐसे समझ रहे हैं कि ये सारे अलग अलग सिचुएशन में यूज होते हैं। जैसे हम पता है कि अगर कैश लेकर अगर किसी पर्सन को चीज बेच रहे हैं तो वो सेल हो गई, और चीज के बदले में मतलब एक दूसरी चीज दे रहे हैं, कुछ अमाउंट ले रहे हैं तो वो एक्सचेंज हो गया, और चीज के बदले में चीज दे रहे हैं तो बार्टर। इसी तरह से ट्रांसफर भी सीख जाएंगे कि क्या होता है। मैं अभी एक बार सिर्फ और सिर्फ पूरा ध्यान सप्लाई की डेफिनेशन पे करवाऊंगा। ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ सच एज सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज। आगे लिखो बच्चों, इसी में आपने लिखना है लाइसेंस, रेंटल, लीज। 8 चीजें हैं टोटल ये जो नाम है। और डिस्पोजल, मेड और एग्री टू बी मेड फॉर ए कंसिडरेशन बाय ए पर्सन इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। अभी पूरी डेफिनेशन को समझेंगे, फिर याद भी करेंगे, क्योंकि एग्जाम में एक बार 5 मार्क्स का इन्होंने क्वेश्चन पूछा था बच्चों से, डिफाइन मीनिंग एंड स्कोप ऑफ सप्लाई। तो तब से इंपॉर्टेंट हो गया कि पूछ सकते हैं ये दोबारा भी, तो हमें याद रखना पड़ेगा। ये बिल्कुल बुकिश है जो लिखा है, एक एक वर्ड। तो मेरे से कोई पूछे एक बार अब आप इसको समझाओ, तो मैंने कहा देखो ये कहते हैं कि सप्लाई में 8 में से कोई भी एक भी वर्ड हो वो सब सप्लाई है। कौन कौन सी चीज, सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंटल, लीज और डिस्पोजल। मेड और एग्री टू बी मेड। मेड और एग्री टू बी मेड का मतलब बताता हूं बच्चों। जैसे फॉर एग्जांपल मैं सर्विस प्रोवाइड करता हूं, तो हम ना बच्चों से फीस पहले ले लेते हैं और आराम से उनको पढ़ाना होता है जब कोर्स चलता है, तो वहां हम एग्री कर लेते हैं कि हम ये चीज करके देंगे। तो वहां तुरंत नहीं किया हमने, लेकिन एग्री कर लिया करने के लिए, तो कहते हैं वो भी सप्लाई है। जैसे ही आप फीस चार्ज करेंगे वो सप्लाई हो गई, क्योंकि आपने क्या कर लिया है, एग्री टू बी मेड फॉर ए कंसिडरेशन। याद रख लेना, सप्लाई के लिए कंसिडरेशन होना जरूरी है। विदाउट कंसिडरेशन वो सप्लाई होगी ही नहीं। अगर कोई पर्सन कोई चीज फ्री में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है बिना कोई चार्ज किए, जैसे कोई भी जगह पर लगाओ कोई भी चीज फ्री में डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, तो वहां पर कोई कंसिडरेशन तो है नहीं। तो कंसिडरेशन नहीं है तो सप्लाई कैसे होगी, जीएसटी कैसे चार्ज होगा। मान लो मैंने एक बैच बनाने की सोची, कोई भी पर्सन मान लो 8, 9, 10 स्टैंडर्ड को पढ़ाता है, उसने एक बैच बनाया उन बच्चों के लिए जो अफोर्ड नहीं कर सकते, वो एक भी बच्चे से फीस चार्ज भी नहीं कर रहा, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कोई बेनिफिट नहीं ले रहा, तो फिर उनसे जीएसटी कैसे लेगा। कुछ अमाउंट चार्ज करेगा तभी तो जीएसटी चार्ज करेगा ना। तो सप्लाई के लिए क्या होना जरूरी है, कंसिडरेशन, क्योंकि जीएसटी वैल्यू पर लगता है, एड वैलोरम है, वैल्यू पर लगने वाला टैक्स है। पूरे कंसिडरेशन बाय ए पर्सन,
जो सप्लाई की है वो किसी पर्सन ने की है। तो अभी ना ये एसेंशियल बातें लिखेगा कि जो चीजें होनी चाहिए, तो वो कहेगा कि उस पर्सन का टैक्सेबल पर्सन होना जरूरी है। टैक्सेबल पर्सन डेफिनेशन में सीखेंगे, लेकिन फिर भी समझ लो बच्चों, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, स्टिल मैं जीएसटी नहीं चार्ज कर रहा। तो क्यों नहीं चार्ज कर रहा? क्योंकि मैं जीएसटी में रजिस्टर्ड ही नहीं हूं। जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं हूं तो मैं टैक्सेबल पर्सन नहीं हूं। आप एक किराना स्टोर वाले से कोई सामान खरीद रहे हैं, वो पर्सन आपको ना तो कोई बिल काट रहा है और ना ही आपसे जीएसटी चार्ज कर रहा है। क्यों नहीं चार्ज कर रहा? क्योंकि वो टैक्सेबल पर्सन ही नहीं है। तो अभी हम पढ़ेंगे कि सप्लाई किसने की हो, टैक्सेबल पर्सन ने की हो। ठीक है ना? अभी एसेंशियल बातें लिखेंगे। और लास्ट चीज क्या लिखी है बच्चों? इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। बाद में डेफिनेशन में बिजनेस की डेफिनेशन भी पढ़ेंगे, पूरी वाइडर दे रखी है। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो ये मेरा बिजनेस है। इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, जो सप्लाई हुई है वो किसके दौरान हुई है? बिजनेस के कारण, बिजनेस के दौरान। आप सोचेंगे कि बिजनेस के अलावा कैसे हो सकती है? बड़े एग्जाम्पल हैं हमारे पास, आप आसानी से समझ जाएंगे। देखो बच्चों, एक पर्सन ने अपने पर्सनल यूज के लिए कार खरीदी और साल बाद कार बेच दी। पर्सन की दुकान है, बिजनेस है अपना, लेकिन जो कार खरीदी थी वो पर्सनल कैपेसिटी में खरीदी थी और पर्सनल कैपेसिटी में आगे किसी को बेच दी। तो जो वो कार बेची, क्वेश्चन आया कि क्या इसको जीएसटी चार्ज करना है? तो गवर्नमेंट कहती है नहीं। क्यों नहीं चार्ज करना? क्योंकि इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस नहीं है। सप्लाई के लिए इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना जरूरी है। ठीक है ना? तो वो साथ साथ सीखते जाएंगे, आपको मैं ही एग्जांपल दूंगा, आपको क्लियर करके चलूंगा। तो मेरे से भी पूछे एक बार, देखो मैं ना इसकी डेफिनेशन अब बोलता हूं, अब हम बिना हेल्प के चलेंगे। ऑल मतलब पहले आप बोलेंगे सप्लाई इंक्लूड ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ सच एज। अब ये 8 वर्ड है, आगे पीछे कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेल, ठीक है, आप इस अकॉर्डिंग चलना। ट्रांसफर, एक्सचेंज, बार्टर, लाइसेंस, लीज, आगे पीछे मैंने बोला है, रेंटल, डिस्पोजल, मेड और एग्री टू बी मेड फॉर ए कंसिडरेशन बाय ए पर्सन इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। तो मेरा काम होगा हर डेफिनेशन को ऐसे ही करेंगे, और ये नहीं कि अभी याद है, वैसे ही ध्यान रखनी है हमें बार बार बोलकर। ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ। ये गुड्स और सर्विस और बोथ क्यों कहते हैं? क्योंकि कई जगह पर सामने वाला गुड्स भी दे रहा है, सर्विस भी दे रहा है, तो मतलब एक साथ दी जा रही है वो दोनों। आप सोचेंगे एग्जाम्पल, बच्चों जिनसे हमने ये फिटिंग कराई, उस दुकान वाले ने हमसे इकट्ठे पैसे लिए, लेबर भी उसी की थी और सामान भी उसी का था, तो मतलब उसने गुड्स भी सप्लाई की और सर्विस भी सप्लाई की, तो वो हाँ बोथ हो गया। तो वो कहते हैं चाहे सप्लाई गुड्स की हो, चाहे सर्विस की हो, या दोनों की हो, सच है। अब उसमें क्या क्या आता है वो कह रहा है, वो कह रहा है सेल आता है, ट्रांसफर आता है, एक्सचेंज आता है, बार्टर आता है, लाइसेंस आता है, लीज आता है, रेंटल आता है, डिस्पोजल आता है। फिर कहता है मेड और एग्री टू बी मेड फॉर ए कंसिडरेशन बाय ए पर्सन इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। लाइसेंस का मतलब जैसे अब गवर्नमेंट ही लाइसेंस देती है सबसे पहले, तो अब जब गवर्नमेंट लाइसेंस किसी को देती है तो उससे जो अमाउंट चार्ज कर रही है उसके ऊपर जीएसटी भी चार्ज होता है। जैसे बिजनेस के लिए लाइसेंस की जरूरत है, आपको पेट्रोल पंप खोलना है उसके लिए लाइसेंस की जरूरत है, बड़ी जगह पर गवर्नमेंट से लाइसेंस की जरूरत पड़ती है। तो कहते हैं अगर कोई किसी को लाइसेंस दे रहा है तो उस लाइसेंस के ऊपर भी क्या लगेगा? जीएसटी। वो एक तरह की सप्लाई है, सर्विस है। एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं आपको, थोड़ा क्लियर करता हूं बच्चों। टैक्स और फीस दोनों में अंतर होता है। गवर्नमेंट कहती है टैक्स इज नॉट ए फीस। कोई बंदा कंफ्यूजन रख ले कि टैक्स दे रहा हूं तो गवर्नमेंट से कोई रेसिप्रोकल बेनिफिट मिलेगा, नहीं। गवर्नमेंट पब्लिक एक्सपेंडिचर करेगी, नो डाउट उसका बेनिफिशियरी आप भी हो और ना टैक्स पे करने वाला भी है। उसका फायदा सिर्फ उन्हीं लोगों को नहीं मिल रहा, क्योंकि गवर्नमेंट पहले क्लियर कर रही है टैक्स इज नॉट ए फीस। टैक्स कोई फीस नहीं है जिसके लिए आपको रेसिप्रोकल बेनिफिट मिलेगा। समझ गए ना? फीस वो होती है जिसके बदले में रेसिप्रोकल क्या मिलता है? बेनिफिट मिलता है। और गवर्नमेंट कह रही है टैक्स डोनेशन भी नहीं है, भाई मन है तो दे देते हैं, नहीं तो नहीं। गवर्नमेंट कहती है टैक्स तो एक नेसेसरी पेमेंट है, हम लॉ में जो प्रोविजन बना रहे हैं उसके अकॉर्डिंग अगर आप लायबल हो तो वो आपको हर हाल में देना पड़ेगा, और नहीं पे करते, मना करते हो तो इट इज ए पनिशेबल ऑफेंस। तो ऐसे करके समझेंगे हम पूरा। अब देखो बच्चों, आप एसेंशियल पॉइंट लिखना, आप ऐसे लिख लो इसके अंदर, एसेंशियल
पैरामीटर्स फॉर सप्लाई। पहली बात आप इसमें लिखो बच्चों, सप्लाई शुड बी ऑफ गुड्स और सर्विसेज। सप्लाई जो है वो किसकी होनी चाहिए, गुड्स की या सर्विसेज? सप्लाई ऑफ एनीथिंग, डेफिनेशन में अभी हम आगे पढ़ेंगे, सप्लाई ऑफ एनीथिंग अदर देन गुड्स और सर्विसेज डज नॉट अट्रैक्ट जीएसटी। जैसे मैं अभी के लिए एक एग्जांपल ले लेता हूं बच्चों। गवर्नमेंट ना गुड्स की जब डेफिनेशन देगी तो उस गुड्स की डेफिनेशन में कहेगी कि इसमें से दो चीजों को हम एक्सक्लूड कर रहे हैं, एक तो मनी और दूसरा सिक्योरिटीज। कि मनी और सिक्योरिटीज गुड्स नहीं है। इन्होंने इसको क्यों बाहर रखा, थोड़ा समझने की कोशिश करना बच्चों, आपको अभी पूरा समझ आ जाएगा, पूरी गवर्नमेंट की इंटेंशन क्लियर हो जाए। गवर्नमेंट कहती है कि अगर मनी एंड सिक्योरिटीज है तो उसको गुड्स नहीं माना जाएगा। क्वेश्चन आता है क्यों नहीं है गुड्स? तो देखो एग्जांपल देता हूं बच्चों। मैं आपकी शॉप पे आया, आप जीएसटी में रजिस्टर्ड हो, जैसे जैसे बात करूंगा वैसे समझना। तो आपसे ना मैंने एक चीज की डिमांड की जो आपकी दुकान पे पड़ी थी, मतलब एक तरह से आपके लिए जो गुड्स है जो आप बेचते हो, और वो जो दुकान पे चीज पड़ी थी ना वो आपके पास 2 साल से बिकी नहीं रही थी। तो आपकी ना अपनी 1500 रुपए की आई हुई है कॉस्ट, और पहली बार कोई बंदा उस चीज को मांग रहा है, सामने ही आपने रख रखी है, बस बिक जाए, आपकी वापस भी नहीं हो पाई थी। तो मैंने जैसी डिमांड की, आपने कहा मैं ना ऑन कॉस्ट बेच दूंगा क्योंकि मेरे पास सिंगल पीस पड़ा है तो मेरे को इसमें प्रॉफिट भी नहीं चाहिए। तो आपने जब पहले खरीदी हुई है 1500 की, तो आपने सेल कर दी 1500 रुपए, मतलब बिना प्रॉफिट ऐड की। तो आप मेरे को सिर्फ ये बताओ, क्या इस 1500 की सेल के ऊपर जीएसटी लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए? सोच समझ कर बताना, जीएसटी सेल पे लगता है। अगर एक चीज आपने 1500 की खरीदी और आगे 1500 की ही बेच रहे हो, तो क्या आपको इस 1500 के ऊपर जीएसटी चार्ज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? गवर्नमेंट कहती है करना चाहिए, चाहे आप 1200 की बेचो चाहे 900 की बेचो, आप सेल ही तो कर रहे हो। ऐसे कब कहा है कि प्रॉफिट पे सेल करोगे तो ही जीएसटी चार्ज करना? अभी मैं अपने एग्जाम्पल से आपको समझा दूंगा कि गुड्स के मीनिंग से मनी को क्यों बाहर रखा। आपको बात समझ आ जाएगी, गवर्नमेंट की कंसेप्ट है उनके पीछे। तो चाहे आप चीज ऑन कॉस्ट बेचो चाहे कभी कभार सस्ती बेचो, गवर्नमेंट कहती है सेल के ऊपर जीएसटी तो आपने चार्ज करना है। ठीक है ना, कि सिर्फ प्रॉफिट पे चीज बेचोगे तभी जीएसटी लगेगा, ऐसा नहीं है। चीज कई बार सस्ती भी बेचनी पड़ती है और एट पार भी बेचनी पड़ती है, तो उसके केस में भी आपको क्या चार्ज करना है? जीएसटी, क्योंकि वहां सप्लाई हो रही है। अब दूसरा एग्जांपल समझो बच्चों, मुझे 500 की चेन चाहिए थी, 500 रुपए के खुले चाहिए, और मैं आपकी दुकान पे आ गया। मैंने कहा 500 रुपए के खुले दे दो। आपने 100 के 5 नोट दे दिए। क्या आपने 100 के 5 नोट मेरे 500 के नोट के बदले में एक्सचेंज करके नहीं दी? तो अब अगर इसके ऊपर आप कहोगे जीएसटी लगेगा, तो मैं तो हैरान हूं, मैंने तो सिर्फ खुले पैसे लिए हैं आपसे, 500 के बदले में 500 की वैल्यू ही तो ली है, मतलब वो सामान भी नहीं, वही मनी ही ली है। तो रूल के हिसाब से तो जीएसटी लगना चाहिए। गवर्नमेंट कहती है नहीं नहीं, मनी थोड़ा है गुड्स, मनी तो है ही नहीं गुड्स। मनी आप एक दूसरे को दोगे, आप चेंज करोगे, जैसे मान लो आप कर रहे हो, तो डेट इज नॉट ट्रीटेड एज गुड्स, उसको क्या नहीं माना जाएगा? गुड्स नहीं माना जाएगा। थोड़ा समझना है बस, सिंपल सा। मतलब गवर्नमेंट ने गुड्स के मीनिंग से मनी को बाहर क्यों रखा, वो समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आप थोड़ा समझने की कोशिश करो कि एक चीज के बदले में कोई चीज मिल रही है। ठीक है, जैसे मान लो मैंने 1500 रुपए की चीज बेची, उसके बदले में 1500 कैश मिला, तो 1500 रुपए की आपने चीज बेची है। लेकिन अगर यही 1500 के आपने मेरे से खुले मांगे, आपने 500 500 के 3 नोट दिए और मैंने कहा 100 के 15 नोट बेचे हैं मैंने, ये कोई सेंस ही नहीं है। एक्सचेंज किए हैं, कोई नहीं मतलब नहीं है। तो गवर्नमेंट ने क्लियर कहा कि मनी इज नॉट इंक्लूडेड इन द मीनिंग ऑफ गुड्स। अगर आप किसी को मनी के बदले में मनी दोगे तो वहां पर कोई जीएसटी चार्ज नहीं करना।
क्योंकि मनी क्या ही नहीं है, गुड्स ही नहीं। थोड़ा सा समझ जाएंगे आसानी से आ जाएगा हमें। और दूसरा, सिक्योरिटीज को क्यों बाहर रखा? सिक्योरिटीज जस्ट लाइक मनी होती है बच्चों, शेयर्स, आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो और उसके ऊपर गवर्नमेंट पहले से सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स ले रही है, इसलिए उन्होंने उसको जीएसटी से क्या रखा, बाहर रखा। अगर आप शेयर खरीदते हो उस पर कोई जीएसटी नहीं लगता, उन्हीं शेयर्स को बेचते हो, भले ही आप उसके डीलर हो, तभी उसके ऊपर क्या नहीं लगेगा। मेरे से को पूछे क्यों नहीं लगेगा, मैंने कहा गवर्नमेंट ने बड़े स्मार्टली जीएसटी से इसको बाहर रखा है। कैसे रखा है? उन्होंने गुड्स के मीनिंग से ही बाहर रख दिया। उन्होंने कहा कि अगर सिक्योरिटीज हैं वो गुड्स हैं ही नहीं। बात समझ आई तो बताओ। तो कोई भी चीज जो क्या नहीं है, गुड्स और सर्विस नहीं है, तो उसके ऊपर क्या नहीं लगेगा, जीएसटी। आराम से, कोई जल्दी तो करेंगे ही नहीं। इसके अलावा वाले एग्जाम्पल जब मैं इसके डेफिनेशन करा रहा हूँ तो बात करूंगा। मैंने तो अभी इस चीज को जस्टिफाई किया है कि सप्लाई किसकी होनी चाहिए, गुड्स की, सर्विस की या बोथ की। कोई भी चीज जो गुड्स, सर्विस या बोथ नहीं है तो समझ कर चलो उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगे। सेकंड लिखो अपने पास, सप्लाई शुड बी फॉर ए कंसिडरेशन। अगर कोई पर्सन कंसिडरेशन ही नहीं ले रहा, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, तो वो पर्सन जीएसटी कैसे चार्ज कर सकता है? आप सोचो, सिंपल। अब मैं आप लोगों की क्लास ले रहा हूं और मेरे पड़ोस में कोई बच्चा है, वो सीए करना चाहता है, उनके पास पैसे है ही नहीं, अफोर्ड कर ही नहीं सकते किसी तरह से, हमारे नोन में है, तो मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, बच्चे को भेज देना, कोई अमाउंट देने की जरूरत नहीं है। तो जब मैं उससे फीस ही चार्ज नहीं कर रहा तो जीएसटी कैसे चार्ज कर सकता हूं? जीएसटी लगना तो वैल्यू पर है ना। कोई अमाउंट लूं उसके ऊपर तो जीएसटी लगेगा, जब पैसे ही नहीं लग रहे तो जीएसटी कैसे लगेगा? तो उन्होंने क्लियर कहा कि सप्लाई शुड बी फॉर ए, तो पहली चीज आप बोलेंगे सप्लाई शुड बी ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ। एनीथिंग विच इज नॉट कवर्ड इन गुड्स और सर्विस, देन जीएसटी विल नॉट अट्रैक्ट, जीएसटी अट्रैक्ट ही नहीं होगा, उस पर लगेगा ही नहीं। दूसरे नंबर पे, सप्लाई शुड बी फॉर ए कंसिडरेशन। सप्लाई किसके लिए होनी चाहिए? कंसिडरेशन के बदले। अगर कंसिडरेशन नहीं है तो जीएसटी नहीं लग सकता, सप्लाई नहीं है वो। थर्ड लिखो बच्चों, सप्लाई शुड बी इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। मेरे से को पूछे ये फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, मैंने कहा बिजनेस के दौरान हुई है, बिजनेस के कारण हुई है, इसका मतलब ये होता है। फोर्थ लिखो बच्चों आप इसमें, सप्लाई शुड बी मेड बाय ए टैक्सेबल पर्सन। टैक्सेबल पर्सन का मतलब अभी के लिए इतना ही याद रख सकते हो, जो पर्सन जीएसटी में रजिस्टर्ड है। क्योंकि अगर आप जीएसटी में रजिस्टर्ड ही नहीं हो तो जीएसटी चार्ज कैसे कर सकते हो? सामने वाले को जीएसटी के साथ आपको बिल देना होता है, बिना इनवॉइस के आप जीएसटी चार्ज नहीं कर सकते। और जीएसटी तो तभी मिलेगा जब आप जीएसटी में क्या होंगे, रजिस्टर्ड। तो इसका मतलब बिना रजिस्ट्रेशन के हम जीएसटी चार्ज नहीं कर सकते। तो गवर्नमेंट ने कहा सप्लाई भी तभी मानेंगे जब सप्लाई कौन कर रहा है, टैक्सेबल पर्सन कर रहा है। अभी हम पूरी डेफिनेशन पढ़ेंगे इसकी। और लास्ट बच्चों, पांचवा, इसमें लिखना है सप्लाई शुड बी ए टैक्सेबल सप्लाई। ये डेफिनेशन में ऊपर इसलिए इस बात को नहीं लिखा टैक्सेबल सप्लाई, टैक्सेबल पर्सन, मतलब समझाता हूं बच्चों। जीएसटी तो लगेगा ही तभी ना जब सप्लायर रजिस्टर्ड है। पर वो कहते हैं कि जो सप्लाई की जा रही है वो टैक्सेबल सप्लाई है। अब टैक्सेबल सप्लाई का मतलब आगे जाकर हम पढ़ने वाले हैं बच्चों, एग्जम्पशन फ्रॉम जीएसटी। जैसे आप फ्रेश वेजिटेबल्स खरीदते हो, फ्रेश फ्रूट खरीदते हो, तो भले ही आप रिलायंस फ्रेश से खरीद रहे हो, वो जीएसटी में रजिस्टर्ड है, स्टिल वो उस अमाउंट के ऊपर क्या नहीं चार्ज करेंगे, जीएसटी। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि वो टैक्सेबल सप्लाई ही नहीं है। गवर्नमेंट ने उसको जीएसटी से एग्जम्पशन दे रखी है कि उसके ऊपर जीएसटी लगना ही नहीं है। तो वो हम एग्जम्पशन के चैप्टर में पढ़ेंगे। जैसे मैं एक डॉक्टर के पास गया, उसकी रोज रोज की जो रिसिट है, मतलब एक दिन की 50,000 रुपए है, मतलब बहुत फेमस है उसका क्लिनिक, लोग दिखाने जाते हैं, लेकिन स्टिल
उसको गवर्नमेंट ने उस सर्विस को जीएसटी से क्या रख रखा है, बाहर। गवर्नमेंट क्या चाह रही है कि जो हेल्थ केयर है ना वो लोगों के लिए महंगा ना हो, इसलिए उसको जीएसटी से क्या रखा हुआ है, बाहर रखा हुआ है। एजुकेशन में प्राइवेट कोचिंग को छोड़ दो, अगर आप एक स्कूल में पढ़ रहे हो तो स्कूल वाले आपसे एबीसी कुछ भी बड़ा अमाउंट चार्ज कर रहे हो, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता, अभी उसके ऊपर क्या नहीं लगता, जीएसटी नहीं लगता। गवर्नमेंट ने उनको जीएसटी से छूट दे रखी है, क्योंकि वो सप्लाई क्या ही नहीं है, टैक्सेबल सप्लाई ही नहीं। समझ गए ना, जो आपकी स्कूल की फीसिस लगी हैं उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगा और ना ही लगेगा, क्योंकि गवर्नमेंट उसको जीएसटी में नहीं, ना तो है ना ही लाने जा रही है, क्योंकि वो बेसिक रिक्वायरमेंट है, गवर्नमेंट उसको सस्ता रखना चाहती है। प्राइवेट कोचिंग तो गवर्नमेंट एक लग्जरी आइटम मान रही है कि वो जो लोग पैसे अफोर्ड कर सकते हैं वही तो ट्यूशन रखते हैं, वो ये मानकर प्राइवेट कोचिंग के ऊपर क्या ले रहे हैं, जीएसटी चार्ज कर रहे हैं। समझ गए ना, मतलब आप स्कूल पढ़ रहे हैं, कॉलेज पढ़ रहे हैं, तो वो कहते हैं वो तो आपको पढ़ा ही रहे हैं, तो वो तो आपकी बेसिक चीज हो गई, तो उसके बाद आपको ट्यूशन की जरूरत है तो उस ट्यूशन के ऊपर क्या लगेगा, जीएसटी चार्ज होगा। अब इसके जस्ट बाद आपको एक छोटा सा नोट याद रखना है, वो इसके रिगार्डिंग है, क्योंकि बच्चे की कंफ्यूजन यहां सबसे ज्यादा होती है कि सर ये बताओ सप्लाई शुड बी इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। तो आप एक बार लिखना बच्चों, जीएसटी इज essentially a tax on commercial transaction. Hence, only those supply that are in the course or furtherance of business qualify as supply under GST. Resultantly, any supply made by an individual in his personal capacity do not come under the ambit का मतलब होता है बच्चों स्कोप ऑफ जीएसटी unless they fall within the डेफिनेशन ऑफ बिजनेस। हम बिजनेस की डेफिनेशन पढ़ेंगे जो बहुत वाइडर है, जब तक वो बिजनेस की डेफिनेशन में कवर नहीं होता, और बिजनेस की डेफिनेशन में कवर हो गया तो इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस हो गया। तो अगर आप पर्सनल कैपेसिटी में कोई चीज सप्लाई कर रहे हैं तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। एक एग्जांपल ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल जी बाइज ए कार for his personal use and after a year sells it to H. Sale of car by G to H is not a supply because supply is not made by G in the course or furtherance of business। ये इसका फर्स्ट पॉइंट हो गया।
ए पॉइंट जिसको कहते हैं, मतलब क्लोज ए, सप्लाई में क्या इंक्लूड होगा। अब इसमें बच्चों आप आओ डबल ए पर। ये नो डाउट गवर्नमेंट ने डबल ए बाद में किया है, ए के बाद ना सीधा बी था, गवर्नमेंट ने इसमें ऐड किया है अभी 2 से 3 साल पहले इसको इंसर्ट किया गया है। तो एक बार थोड़ा समझना कैसे बनाया गवर्नमेंट ने। ऐसे लिखो, एक्टिविटीज ट्रांजैक्शंस बिटवीन ए पर्सन other than an individual and its members, constituents for consideration। बस एक बार इतना ही लिखो, मैं पूरा समझाता हूं, अभी पूरा एक्सप्लेन करेंगे हम इसको। लिखा है एक्टिविटी ट्रांजैक्शन बिटवीन ए पर्सन। यहां पर्सन का मतलब इंडिविजुअल नहीं होना चाहिए, और उस पर्सन के साथ ट्रांजैक्शन हो रही है उसके मेंबर के बीच में, उसके कंस्टिट्यूएंट्स के बीच में। कंस्टिट्यूएंट्स का मतलब उसी के पार्ट बोले जाते हैं, घटक बोल देते हैं हम लोग, वैसे उसी के मेंबर ही आप कह लो, फॉर कंसिडरेशन। अब एक बार इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, आपको समझ आ जाएगा कि गवर्नमेंट ने इसको क्यों इंसर्ट किया, कैसे है, और फिर मैं इसको पूरा एक्सप्लेन करूंगा, एक एक चीज इसमें लिखेंगे। देखो यहां पर ना बच्चों आपको ऐसे समझाने की पहले कोशिश करता हूं। एक RWA है, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, और हैं उसके मेंबर्स। जैसे अब क्लियर करूंगा आप समझना आराम से। क्या हुआ था बच्चों, सुप्रीम कोर्ट की ना कभी पास्ट में जजमेंट थी, हमारे GST आने से पहले बहुत पुरानी, कि जो एक पर्सन ना अपने आप से प्रॉफिट नहीं कमा सकता, एक पर्सन अपने आप से प्रॉफिट नहीं कमा सकता, तो ये माना जाता है कि जो RWA है और उसके मेंबर है वो दोनों एक ही बात है। मतलब मेंबर RWA से कोई चीज खरीद रहे हैं या RWA मेंबर से कोई चीज ले दे रही है, तो उसको उस टाइम पे एक बनाया गया लॉ, डॉक्ट्राइन ऑफ म्यूचुअलिटी। और इसमें क्लियर बोला गया कि एक पर्सन अपने आप से प्रॉफिट अर्न नहीं कर सकता, एक पर्सन अपने आप को कोई सर्विस प्रोवाइड नहीं कर सकता, मतलब जो उनका सिंपल सा सिस्टम था। तो उन्होंने पास्ट में हुआ क्या था बच्चों, एक केस का हम रेफरेंस दे लेते हैं, बाद में इस केस को पूरा डिटेल लिख लेंगे, आपको समझ आ जाएगा। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई थी, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट, स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस कैलकाटा क्लब लिमिटेड। और उस टाइम पे पास्ट में बनाया गया कि एक मेंबर और जो क्लब है वो दोनों एक ही बात है। अगर आपस में उनके बीच में कोई ट्रांजैक्शन हो रही है तो उसको सेल माना ही नहीं जाएगा, और सेल माना ही नहीं जाएगा तो उसके ऊपर क्या नहीं लगेगा, GST ने। पहले सेल टैक्स का हो, आज की डेट पर GST। गवर्नमेंट ने GST में क्लियर कह दिया, गवर्नमेंट कहती है कि हम इसके लिए एक नॉन ऑब्स्टेंट क्लास डाल रहे हैं। अभी नॉन ऑब्स्टेंट का मतलब समझाऊंगा, लिखेंगे हम लोग। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, GST में इंसर्ट किया, क्लियर बोला कि अगर एक पर्सन और उसके मेंबर के बीच में ट्रांजेक्शन्स होती हैं और वहां क्या होता है, कंसिडरेशन, तो उसको हम क्या मानेंगे, सप्लाई। अब एक एग्जांपल से समझाऊंगा, आपको समझ आ जाएगा। बच्चों एक कॉलोनी है और उस कॉलोनी में जितने भी लोग रहते हैं उन्होंने बना रखी है अपनी एक रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन। उसका मेन पर्पस क्या है, वहां पार्क बना हुआ है, उसका रख रखाव करना, सारा साफ सफाई रखना कॉलोनी की, मतलब वो RWA देखती है, उसके मेंबर बने हुए हैं वहीं जो लोग रेजिडेंट रहते हैं। एक तो मतलब हर घर तो है ही सही मेंबर, और उसके कुछ मेंबर वैसे बने हुए हैं जो सारा हिसाब करते हैं। अब RWA क्या कर रही है,
कि जितने भी उसके मेंबर हैं सबसे सब्सक्रिप्शन ले रही है, मतलब एक तरह से सबको मेंबरशिप फीस देनी पड़ रही है। किस लिए देनी पड़ रही है? क्योंकि उसी पैसों से तो खर्चे निकलते हैं। लेकिन वो चाहते हैं कि मेंबर के ऊपर कम से कम बर्डन आए और कॉलोनी के रख रखाव चीजों पे हम ज्यादा से ज्यादा पैसे खर्च कर सके। तो उसके जो मेंबर है ना वो बड़े एक्टिव है। कैसे करते हैं? बड़ी सारी चीजें, कई बार क्या होता है बच्चों, जब हम क्वांटिटी में खरीदते हैं ना तो वो हमें सस्ते में मिल जाते हैं। तो जैसे मान लो ये लोग RWA के जो मेंबर्स हैं वो दिल्ली गए हुए हैं और वहां पर ना उन्होंने एक कंपनी, मतलब कोई चीज खरीदने गए थे, वहीं पर ना इनको AC मिल रहे थे और काफी सस्ते। और टाइम होगा उस टाइम पे दिसंबर का। दिसंबर का मतलब विंटर सीजन है, सेल तो ज्यादा होते नहीं है उस टाइम पे AC। तो उन्होंने क्या किया, 20 AC परचेज कर लिए। उनको नियर नियर अबाउट MRP से 30% कम पे मिल गए वहां से। अब उन्होंने क्या डिसाइड किया कि कोई भी हमारा मेंबर अगर वो AC खरीदना चाहेगा, वो लोग क्या कर रहे हैं, अपनी उस कॉलोनी में उन्होंने एक शॉप बना रखी है RWA के नाम पर। कोई भी बाहर का भी खरीद सकता है, उसको दे रहे हैं 10% डिस्काउंट पे और अपने मेंबर को दे रहे हैं 18% डिस्काउंट। अपने को उनको 30% पे आया हुआ है। इसी बहाने RWA के थोड़े पैसे बन जाएंगे। तो इनके एक मेंबर ने 18% डिस्काउंट पे AC परचेज कर लिया। तो बताओ क्या उस AC को जितने में बेचा गया है उस मेंबर से GST चार्ज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? जब तक ये क्लोज नहीं थी, गवर्नमेंट ने नहीं बनाया था AA, तब तक नहीं कर सकते थे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ही माना था कि वो दोनों एक ही पर्सन है। लेकिन इन्होंने क्लियर कर दिया कि हम GST में उनको दो अलग अलग पर्सन मानेंगे। उनके बीच में अगर कोई भी ट्रांजैक्शन होगी और उसमें कंसिडरेशन होगा तो GST लगेगा। ठीक है ना? तो अब एक बार इसको लिखता हूं। आप मान लो आपको नहीं समझ आया, कोई ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। अभी आपको वो लैंग्वेज से सारी बात क्लियर कर दे, वो केस का भी रेफरेंस देगा, पूरा समझा कर चलेगा आपको। तो एक बार लिखते हैं हम लोग। ऐसे लिखते हैं बच्चों ये। अब यहां पर आप मेन लिखो, द एक्टिविटीज और ट्रांजेक्शंस इन्वॉल्विंग सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज बिटवीन ए पर्सन other than an individual, that is एसोसिएशन, क्लब, एक्सेट्रा, जो भी आप उसका नाम बोलें, इसके यूं मेंबर होते हैं। एंड इट्स मेंबर और कंस्टिट्यूएंट्स फॉर कैश, कंसिडरेशन है, चाहे तो कैश या फिर वो कह रहा है बाद में दे देगा, डेफर्ड पेमेंट, और अदर वैल्यूएबल कंसिडरेशन आर कवर्ड विद इन द एम्बिट ऑफ सप्लाई। उसको सप्लाई के अंदर माना जाएगा, उसके स्कोप का पार्ट है, एज पर सेक्शन 7 सब सेक्शन 1 क्लोज डबल है। अभी इसमें और काफी कुछ लिखेंगे, आपको समझ आ जाएगा बच्चों। ऐसे लिखो आगे, फर्दर एक्सप्लेनेशन टू क्लोज डबल ए टू सेक्शन 7 सब सेक्शन 1 clarify that for the purpose of this clause such person
एसोसिएशन, क्लब, एटसेट्रा। एंड इट्स मेंबर और कंस्टिट्यूएंट्स shall be deemed to be two separate persons। गवर्नमेंट कह रही है एक्सप्लेनेशन में कि हम इनको दो अलग अलग लोग मानेंगे। एंड द सप्लाई ऑफ एक्टिविटी और ट्रांजैक्शंस between them shall be deemed to take place from one such person to another। आगे आपने लिखना है द एक्सप्लेनेशन स्टार्ट्स विद ए नॉन ऑब्स्टेंट। इसका मतलब समझाता हूं बच्चों। क्लोज, इसका मतलब होता है कि जब कोई चीज के आगे ऐसे लिखा होता है ना नॉन ऑब्स्टेंट क्लोज, उसका सीधा सीधा मतलब होता है कि कहीं कुछ भी लिखा हो ये उन सबको ओवरराइड करेगा। मतलब अगर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट तक है तो इसको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस जगह पर गवर्नमेंट कह रही है कि इसको किसी और से कोई लेना देना नहीं है, ये सबको ओवरराइड करेगा। कि गवर्नमेंट इसलिए करती है ना कि कहीं किसी और जजमेंट के कारण गवर्नमेंट की इस बात को ओवर ना कर दिया जाए, तो वो नॉन ऑब्स्टेंट क्लोज होता है लॉ के अंदर। तो ये कह रहे हैं द एक्सप्लेनेशन स्टार्ट विद ए नॉन ऑब्स्टेंट क्लोज and shall therefore shall have an overriding effect over anything contained in any other law for the time being in force or any judgment of any court, ट्रिब्यूनल और अथॉरिटी। मतलब ये उन सबसे ऊपर है, उसको नॉन ऑब्स्टेंट क्लोज कहते हैं। ऐसे नहीं लिखा होता नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन, उसका मतलब यही है कि उसको किसी और से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि गवर्नमेंट ने जब ये लेकर आई, गवर्नमेंट को पहले से पता है कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है डॉक्ट्राइन ऑफ म्यूचुअलिटी को लेकर, तो वो तो इसको ओवर ही कर देगा। तो गवर्नमेंट ने पहले ही किया कि एक नॉन ऑब्स्टेंट क्लोज है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसमें क्या बोला गया है। हम एक पर्सन और उसके मेंबर को दो अलग अलग पर्सन मानेंगे, उनके बीच में कोई भी ट्रांजैक्शन होगी कंसिडरेशन के बदले में तो उसको सप्लाई माना जाएगा। एक पर्सन और उसके मेंबर में, वो पर्सन इंडिविजुअल नहीं होना चाहिए। तो क्लब होते हैं, एसोसिएशन होते हैं, तो वो और उसके मेंबर दो अलग अलग पर्सन है, वो एक ही पर्सन नहीं है। वो तो पहले से ही अलग होते हैं, मतलब उनके लिए तो वो तो एक अपना, अगर हम देखें तो हम नॉर्मल जब टैक्स पढ़ते हैं, इनकम टैक्स अकाउंट्स पढ़ते हैं, तो ये नहीं पढ़ते वो दो अलग अलग पर्सन। ये तो यहाँ केस हुआ था जिसमें उन्होंने कहा कि वो दोनों एक ही पर्सन है।
तो गवर्नमेंट कहती है यहाँ के अकॉर्डिंग वो अलग अलग है, इसलिए उन्होंने एग्जाम्पल में दो ही बातें बोली, क्लब और एसोसिएशन। फर्म के केस में आप बोलेंगे तो फर्म और पार्टनर तो हैं ही अलग अलग, तो उसके बीच में अगर फर्म पार्टनर को कोई चीज बेचेगी तो जीएसटी चार्ज होगा, उसमें क्या दिक्कत है। द अफोरसेड explanation prevents the application of doctrine of mutuality by such persons। इस चीज के लिए बनाया गया था कि ये लोग किसी तरह से इस डॉक्ट्राइन ऑफ म्यूचुअलिटी का फायदा ना लेना चाहे। अब ये क्या है डॉक्ट्राइन ऑफ म्यूचुअलिटी, अभी बताता हूं। नोट सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लोज डबल ए इन इफेक्ट ओवर रूल्स, जो जजमेंट आई थी ना उसको ओवर रूल कर रहे हैं। द जजमेंट ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट in state of West Bengal versus Calcutta Club Limited, wherein it was held that the transactions between a club and its members cannot be taxed, ये पास्ट की जजमेंट है, owing to the doctrine of mutuality। mutuality that is a person cannot make a profit from himself। ये बस इसमें और कुछ नहीं लिखवाना, ये सिंपल से वे में आप समझ गए होंगे। मतलब एक रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, उसके मेंबर, आप कहेंगे आरडब्ल्यूए रजिस्टर्ड है, नहीं है, अनरजिस्टर्ड है भले ही, वो और उसके मेंबर दो अलग अलग पर्सन माने जाएंगे जीएसटी के अंदर। कौन कह रहा है? सेक्शन 7 सब सेक्शन 1 क्लोज डबल ए, उसकी एक्सप्लेनेशन कह रहे हैं, जिसमें क्लियर लिखा गया है यहां पर कि उसके मेंबर और वो दो अलग अलग पर्सन माने जाएंगे। इसको क्यों बनाया गया था? ताकि डॉक्ट्राइन ऑफ म्यूचुअलिटी का फायदा ना ले वो लोग। इसी में आ जाओ बच्चों क्लोज बी में, आप लिखो एक बात, इंपोर्टेशन ऑफ सर्विसेज। अभी समझाता हूं आपको ये क्या है। फॉर ए कंसिडरेशन whether or not in the course or furtherance of business। अब मैं इसको पहले एक्सप्लेन करता हूं क्या है। देखो बच्चों, हमने शुरू में बोला, जो पहला पॉइंट कर रहे हैं ए, कि इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट ने क्लियर बोला कि अगर कोई बंदा सर्विसेज इंपोर्ट करता है, अगर कोई पर्सन सर्विसेज इंपोर्ट कर रहा है, पहले तो इंपोर्टेशन का मतलब समझ लो, आप इंडिया में बैठे हो, आप सर्विस रिसिपिएंट,
और जो सर्विस प्रोवाइडर है वो इंडिया के बाहर बैठा है, तो उसको इंपोर्टेशन ऑफ सर्विसेज बोल। अब प्रॉब्लम क्या है वो समझने की कोशिश कर। आप मेरे को यूं बताओ बच्चों, जो जीएसटी है ये गवर्नमेंट को देने के लिए कौन लायबल है? सप्लायर। और उसकी बर्डन किस पे आती है? रिसिपिएंट पे। उसकी बर्डन किस पे आती है? क्योंकि उस सप्लायर ने रिसिपिएंट से चार्ज करना है और गवर्नमेंट को देना। अगर मैं जीएसटी में रजिस्टर्ड होऊंगा या कोई भी टीचर रजिस्टर्ड है और वो जीएसटी देने के लिए लायबल है, तो गवर्नमेंट को वो 18% जेब से नहीं दे रहा, स्टूडेंट से फीस के साथ ऐड करके जीएसटी वो अमाउंट चार्ज कर रहा है और वो जीएसटी का अमाउंट गवर्नमेंट को डिपॉजिट करा रहा है। तो मतलब जीएसटी की बर्डन हमेशा और हमेशा रिसिपिएंट पे आती है। अब मैं जो एग्जांपल दूंगा ना वो ध्यान से समझना बच्चों। आपको ना अपना मकान बनवाना है और आपने ना ऑलरेडी आपके कोई रिलेटिव हैं लंदन में रहते हैं, उन्होंने अपना मकान बनवाया था, तो पैसा है आपके पास खूब, आप चाह रहे हो दिल्ली में अपना मकान बनवाना बिल्कुल वैसे का वैसे, तो आप उसी आर्किटेक्ट की सर्विसेज ले रहे हो जहां लंदन में उन्होंने ली हुई। तो आपने उससे फोन पे कांटेक्ट किया, उसने कहा मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा, जो आपके ठेकेदार जो बनाएंगे यहाँ पर वो मेरे कंटिन्यूसली टच में रहेंगे, जैसे जैसे चीजें बनती रहेंगी। और उसने अपनी फीस हमसे मांगी टोटल 5 लाख रुपए, 5 लाख रुपीज लेगा वो सारे जो सर्विसेज दे रहा है। अब वो बंदा कहाँ बैठा है? लंदन में। तो गवर्नमेंट उससे जीएसटी आपसे कैसे कलेक्ट करवा? जीएसटी की बर्डन आप पे ही आनी चाहिए। वो बंदा तो इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस ही दे रहा है क्योंकि वो तो उसका प्रोफेशन है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि उससे गवर्नमेंट कैसे कलेक्ट करवाए, उसको जीएसटी में कैसे रजिस्टर्ड कराए, और कैसे एक अजीब सी बात हो जाएगी, पहले उसको किसी तरह से कहे कि आपसे कलेक्ट करो फिर उससे गवर्नमेंट ले। इससे अच्छा आप यहीं बैठे हो, आपके ऊपर ही बर्डन आनी है तो डायरेक्टली आपसे ही ना ले लिया जाए। तो गवर्नमेंट कहती है अगर कोई भी बंदा सर्विसेज इंपोर्ट करेगा चाहे अपनी पर्सनल कैपेसिटी में अपने पर्सनल पर्पस के लिए, तो भी जीएसटी लगेगा। और हम आपको एक 7 चैप्टर पढ़ाएंगे, चार्ज ऑफ जीएसटी, जिसमें रिवर्स चार्ज का कंसेप्ट है। रिवर्स चार्ज में ये भी एक कंसेप्ट आएगा कि अगर कोई बंदा इंपोर्ट कर रहा है सर्विसेज तो वो रिसिपिएंट होने के बावजूद गवर्नमेंट को अपने आप जीएसटी देने के लिए लायबल है। मतलब वो है रिसिपिएंट लेकिन स्टिल उसी को ही गवर्नमेंट को क्या जमा कराना है? जीएसटी। और वो कहेगा मैं तो इन द कोर्स और फर्दरेंस थोड़ा ले रहा हूं सर्विस, मैं तो अपनी पर्सनल कैपेसिटी में ले रहा हूं। गवर्नमेंट कहती है कि ये सिंगल एक्सेप्शन है, आपके इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस नहीं भी है तो भी हम इसको सप्लाई मानेंगे। एक बार लिखते हैं आपको समझ आ जाएगा। ऐसे लिखो बच्चों, दिस इज द ओनली एक्सेप्शन टू द कंडीशन ऑफ supply being in the course or furtherance of business। आप इसमें एग्जाम्पल लिखो। फॉर एग्जाम्पल, जी ए प्रोपराइटर has received the architect services for his house from an architect located in New York at an agreed consideration of rupees 50,000। The import of services by G is supply, though it is not
इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। तो ये आपको एक एक्सेप्शन भी पूछ सकता है कि जहां इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस ना हो तब भी सप्लाई माना जाए। तो आपका एग्जाम्पल होगा इंपोर्टेशन ऑफ सर्विसेज फॉर ए कंसिडरेशन। अगर कंसिडरेशन के बदले में हम सर्विसेज इंपोर्ट कर रहे हैं तो उसको गवर्नमेंट सप्लाई मानेगी, चाहे वो इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस ना हो। आप कहेंगे कि सर अगर मान लो वो अपने बिजनेस की बिल्डिंग के लिए ले रहा होता तो फिर तो इन द कोर्स ऑफ बिजनेस हो गया, हो या ना हो गवर्नमेंट कहती है कोई फर्क नहीं पड़ता। इंपोर्टेशन ऑफ सर्विसेज के केस में रिसिपिएंट को गवर्नमेंट को जीएसटी देना पड़ता है, क्योंकि गवर्नमेंट उसको क्या मानती है, सप्लाई।